हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 2024 के लिए जर्नलिस्ट पोस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 274 वैकेंसीज का डिक्लेरेशन किया है। फ्रेंड, इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया हुआ था हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज़ किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, जैसा कि नोटिफिकेशन में है 22 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए है। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आता है हिंदी राजभाषा अधिकारी। और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस तरह से करना है, इससे संबंधित हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से इसके पिछले वीडियो सेशन में जाना था। हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में इसी एग्ज़ाम के छठवां जो पेपर है उस पेपर के ऐसे सेक्शन अर्थात हिंदी निबंध के खंड के लिए किस तरह के निबंध के शीर्षकों पर आप लोगों को तैयारी करना है, उन्हीं शीर्षकों को लेकर के हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे काफ़ी विस्तार से। फ्रेंड, जितने भी निबंध के शीर्षक है इस सेशन में मैं सुझाने जा रहा हूँ, वे सारे के सारे निबंध के शीर्षक जर्नलिस्ट पोस्ट या अन्य स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं, भरेंगे या भरे हैं, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, हम लोग उन अति महत्वपूर्ण, उन अति संभावित निबंध के शीर्षक के बारे में जानें। उससे पहले हम लोग हिंदी राजभाषा अधिकारी का सिलेबस थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप सही दिशा में अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 6 पेपर्स है। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है। इसके बाद फिर राजभाषा अधिनियम पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो छठवां जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे गेम चेंजर्स में तो चौथा, पाँचवा, छठा, ये 3 जो पेपर्स आपके हैं वे तीनों गेम चेंजर्स है। और ये ऊपर से 3 जो है ना, ये जनरलिस्टिक इन नेचर है, लेकिन ये जो 3 नीचे जो है ना वे स्पेसिफिक है। वे दरअसल क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स पर आधारित प्रश्न है इसमें रहेंगे, इसलिए इस पर आपको खास तरीके से ध्यान देना है। और यदि हम लोग तीनों ही नीचे के तीनों पेपर्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर, सबसे ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला जो पेपर की यदि बात करते जो थोड़ा डिफरेंट है, वह है छठा पेपर, 6th पेपर, जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। या पेन एंड पेपर मोड में होने वाला नहीं है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। आपको इंस्क्रिप्ट पर आपको टाइपिंग करना है ना, या आपको रेमिंगटन गेल पर आपको कंप्यूटर पे टाइप करके उत्तर को लिखना है। यह एक अलग तरीके से दक्षता आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये जो 4 जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक जो प्रश्न होगा वह निबंध पर आधारित होगा, दूसरा होगा संक्षेपण पर, तीसरा होगा अनुच्छेद पर, चौथा होगा आपका पत्र पर। ये जो चारों जो सेक्शन है ये थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है, और वो चूँकि हिंदी में पूछा जाएगा इस कारण से थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइप करना एक चुनौती है, और हिंदी में मात्र 150 शब्दों में इन 150 शब्दों में ऐसे को लिखना, प्रेसी देख करके उसके बाद टाइप करना, संक्षेपण करना, लगभग जो भी दिया हुआ रहेगा वो मेरे ख्याल से वो 150-200 शब्दों का होगा, उसमें 50-60 शब्दों के करीब आपको संक्षेपण करना है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित आपके 5 प्रश्न रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2-2 अंक के वे रहेंगे, तभी तो ये 10 अंक के होंगे, है ना। तो आपको आपको हिंदी में टाइप करके उत्तर को लिखना है, फिर आपको फिर लेटर राइटिंग करना है हिंदी में। तो यह सबसे बड़ा चुनौती भरा पेपर रहने वाला है। खैर, चुनौती लेना तो एक विद्यार्थी का काम है, और क्यों ना लेंगे आपको, क्योंकि ये जो जॉब प्रोवाइड करने के लिए जा रही है वो काफ़ी पॉश है। इसकी सैलरी काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, 85,000 पर मंथ आपको प्राप्त होने वाले हैं। जस्ट सोच सकते हैं कि यह साधारण तरह का
यह जॉब नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके प्रति आपको सिंसियर हो जाना है। आप थोड़ा विशेष सा ध्यान देते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर के, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ऐसे जो है ना 20 अंक का रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको निबंध लेखन के लिए ही देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद संक्षेपण है, इसके बाद फिर अनुच्छेद पर आधारित जो होंगे वे 10 अंक के होंगे और लेटर राइटिंग पर आधारित 10 अंक होंगे। इस तरह से 50 अंक का यह परीक्षा होगा और आपको 1 घंटे में देना है। तो आशा करते हैं कि आप इस सिलेबस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और छठा पेपर की महत्ता भी आप समझ गए होंगे। आपको कंप्यूटर पर अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आप सिर्फ मोबाइल पर आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो यह काफ़ी चुनौती भरा तैयारी होगा और काफ़ी रिस्की हो जाएगा। खैर, अब फ्रेंड हम लोग जानते हैं इस एग्ज़ाम के निबंध के खंड में किस तरह के अति संभावित प्रश्न रहने के आसार है। इसी पर चलते हैं, हम लोग विस्तार से बात करते हैं। फ्रेंड, पहला जो शीर्षक है वह है भारत में पर्यावरण बीमा की प्रासंगिकता और संभावित विकास। देखिएगा कि चूँकि ये जो एग्ज़ाम है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है, इस कारण से जो निबंध के शीर्षक रहने वाले हैं, अधिकांश जो शीर्षक आपके रहने वाले हैं वे बीमा पर आधारित रहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेंगे, भारत के बैंकिंग प्रणाली पर आधारित आपके प्रश्न रहने के ज़्यादा से ज़्यादा आसार है। इसीलिए मैंने अति महत्वपूर्ण ऐसे निबंधों के शीर्षकों को आपके समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपको इस पर मेहनत करना है, लिख करके मेहनत करना है और 150 शब्दों में ही आपको लिखना है। अपने विचारों को 150 शब्दों में ही व्यक्त कर देना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। 300, 400, 500 शब्दों में क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। और अपने व्यू को कॉम्पैक्ट करके लिखना, उसको संक्षेप उसको काफ़ी छोटे में लिखना, छोटा करके लिखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसी में ही आपका परिचय है, इसी में आपका बॉडी में तथ्य और आंकड़ों का समावेश है, इसी में आपको कंक्लूजन भी देना है। इसलिए 150 शब्दों में लिखने का प्रयास आपको अभी से करना है, ठीक है। और नॉलेज बहुत ज़रूरी है पर्यावरण बीमा से संबंधित, ठीक है। बीमा कई तरह के कार्य करती है और हर तरह के कार्य के बारे में, हर तरह के फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त करना है। जब तक कि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ऐसे को लिख नहीं सकते हैं। आपके पास विस्तृत ज्ञान रहेगा तभी आप 150 शब्दों में अपने विचार को समेट सकते हैं, अन्यथा बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चुनौती भरा यह कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं पहला जो शीर्षक है वह है भारत में पर्यावरण बीमा की प्रासंगिकता और संभावित विकास की। पर्यावरण बीमा मतलब एनवायरमेंटल इंश्योरेंस। आपको एनवायरमेंटल इंश्योरेंस के बारे में जानना है, इसके रेलेवेंस के बारे में जानना है और इसके पोटेंशियलिटीज़ के बारे में जानना है। इसका विकास किस तरह से हो सकता है भारत में, इसके बारे में आपको संक्षेप में 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। दूसरा जो ऐसे का टॉपिक है वह है दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन, सेवानिवृत्ति सुरक्षा और उम्र बढ़ने वाली आबादी के लिए बीमा उत्पादों के बदलते परिप्रेक्ष्य में जीवन बीमा की भूमिका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई तरह के शीर्षकों को अपने में समेटे हुए हैं। यदि आप इसे मास्टर शीर्षक समझ करके निबंध लिखते हैं, आप 500 शब्दों में लिखिए, 1000 शब्दों में लिखिए। जो मास्टर जो शीर्षक होंगे उस पर आपको विस्तार से लिखना है, नोट्स बनाना है।
ताकि उससे संबंधित अन्य तरह के प्रश्न आवे तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। इस जितने भी प्रश्न आधारित होंगे निबंध पर, वे सारे करंट इश्यूज़ पर होंगे। अधिकांश जो होंगे वो 98% जो आपके होंगे, जो शीर्षक होंगे, वे आपके करंट इश्यूज़ पर आधारित होंगे। इसलिए क्या है कि इस सेक्टर, इस क्षेत्र से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का आपके पास एक संकलन होना चाहिए, तब आप हर तरह के टॉपिक को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। फ्रेंड, जो तीसरा यहाँ पर शीर्षक देख पा रहे हैं वह है भारतीय कृषि क्षेत्र में फसल बीमा के महत्व, किसानों की आजीविका पर इसके प्रभाव और मौजूदा योजनाओं में संभावित सुधार। फ्रेंड, एक चीज़ और आपको जानने की आवश्यकता है कि इस तरह के एग्जाम में जनरली 2 से 3 शब्दों वाला आपके ऐसे पूछा नहीं जाता है। कोई ऐसे का टॉपिक एक सेंटेंस का रहता है, आपको उसको अच्छी तरह से समझ करके निबंध लिखना है, और ऐसे ही निबंध के शीर्षक आप लोगों के समक्ष में मैं संकलित करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। चौथा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत में स्वास्थ्य बीमा की भूमिका, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का रोल क्या है इंडिया में, इसके बारे में आपको समझना है। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला कंट्री है, और इस कंट्री में बहुत सारे लोग स्वास्थ्य बीमा से बहुत ही दूर है। कहा जाए तो अभी के आंकड़े यह बताती है कि 34 से लगभग 40% ही क्षेत्र इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा भारत में कवर किया गया है। अभी भी 60 से 65% जो एरिया है पूरी तरह से वो बीमाहीन है, वहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी पहुँचा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी है। चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ना है, संभावनाएं क्या है उसके बारे में बताना है ना। इसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक है, इसके बारे में आपको समझना है, कौन कौन से संस्थाएं हैं, है ना। जैसे आप यहाँ 5वां में देख पा रहे, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक के बारे में आपको निबंध लिखना है। 6ठा देखिएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में वंचित और गैर बीमित आबादी को बीमा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, किसके द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा 7वां जो ऐसे का टॉपिक बन रहा है इस क्षेत्र से संबंधित, वह है कृत्रिम मेधा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रचलन का बीमा क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आपको निबंध लिखना है। भारत में बीमा उद्योग के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियां, विकास और अवसर, है ना, कि किस तरह की चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बारे में, और किस तरह से चुनौतियों पर विजय हासिल करके किस तरह से वह चुनौतियों को अवसर में तब्दील कर सकता है, इसको लेकर के आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। इसलिए ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, तो इसी पेपर में सबसे बड़ी चुनौती आपके पास आने वाली है, ठीक है। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को सुझा रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स पर यदि आप निबंध लिख लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, तब समझिए कि आपका इंटरव्यू भी बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि इतना सारा नॉलेज आप प्राप्त कर लेंगे तो इंटरव्यू बहुत आसानी से आपका जाएगा। ओके, इसलिए एक एक टॉपिक पर आपको लिख लेने का प्रयास अवश्य करना है। 9वां को देखिएगा, भारत के आर्थिक विकास में बीमा क्षेत्र का क्या योगदान है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंश्योरेंस कंपनीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर आपको निबंध लिखना है। 10वां देखिएगा, जलवायु परिवर्तन और भारतीय बीमा के लिए इसके निहितार्थ, है ना, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने का काम कर सकती है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां देखिएगा, भारतीय बीमा परिदृश्य पर इंश्योर टेक का प्रभाव। देखिएगा इंश्योरेंस में भी बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है ना, और टेक्नोलॉजी का इंश्योरेंस सेक्टर पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इसका आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा 12वां, नियामक परिदृश्य और बीमा विकास पर इसका प्रभाव।
ठीक है। 13वां है भारत में स्वास्थ्य बीमा का उदय, अवसर और चुनौतियाँ। ये एक ट्रेडिशनल टाइप का, यह बस एक नॉलेज बेस्ड यह टॉपिक है। नॉलेज रखिएगा तब आप हर तरह के शीर्षक को आप अच्छी तरह से डील कर पाइएगा। और यह एक बेसिक प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा का किस तरह से उदय हुआ और इसके लिए अवसर और चुनौतियाँ क्या क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा 14वां देखिएगा साइबर सुरक्षा और साइबर बीमा, जोखिम और समाधान। देखिएगा कि भारत काफ़ी तेज़ी से इसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है और जितना ज़्यादा किसी भी एरिया में डिजिटलाइजेशन होता है वहाँ पर साइबर सुरक्षा का कंसर्न हमेशा रहता है। बीमा अछूता तो नहीं है क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। जोखिम किस तरह के आ सकते हैं इसके समक्ष में, और इसके लिए समाधान आपके पास क्या है, इस पर आपको निबंध लिखना है। 15वां देखिएगा बीमा प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा। किस तरह से एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। स्थिरता अर्थात यहाँ पर स्थिरता के लिए हम लोग जो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे वह होगा सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए किस तरह से इंश्योरेंस सिस्टम्स के माध्यम से इसको किस तरह से प्रमोशन प्राप्ति हो सकती है। 16वां देखिएगा MSME के लिए बीमा और उसकी चुनौतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट यह ऐसे का टॉपिक है, इस पर आपको निबंध लिखने का प्रयास करना है। 17वां देखिएगा आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण, किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है आपदा जोखिम को, आपको इस पर निबंध लिखना है। और बीमा प्रबंधन में बीमा मैनेजमेंट सिस्टम में इंश्योरेंस किस तरह से भूमिका निभा सकती है, इसके लिए भी आपको ज्ञान अर्जित करके इस पर निबंध लिखना है। बीमा में लिंग अंतर है ना, कि जेंडर इनइक्वालिटी इन इंश्योरेंस, किस तरह से इसको पाटा जा सकता है लिंग अंतर को, इस पर आपको निबंध लिखना है। बीमा में नैतिक चिंताएं अर्थात एथिकल कंसर्न्स इंश्योरेंस सेक्टर में है, वो किस तरह के हैं, इस पर आपको ज्ञान अर्जित कर लेना है निबंध लिखने के लिए। 20वां देखिएगा सामाजिक विकास के लिए बीमा दरअसल क्या काम करती है, सोशल डेवलपमेंट का काम करती है। और किस तरह से इंश्योरेंस सोशल डेवलपमेंट का कार्य करती है, इस पर आपको लिखना है। विचार करना है कि इस पर लिखा क्या जा सकता है। इसके बाद फिर आपको एक्सप्लोर करना है, अलग अलग साइट्स पे जा करके आपको इस पर लिखने का प्रयास करना है। पहले आप ज्ञान अर्जित करिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, है ना। और आंकड़े ज़रूर कलेक्ट करिए, बहुत ज़रूरी है, तथ्य ज़रूर कलेक्ट करिए, उसी पर ही मार्क्स है। 21वां को देखिएगा वित्तीय साक्षरता और जोखिम के प्रति जागरूकता। वित्तीय साक्षरता और जोखिम के प्रति जागरूकता ऑब्वियसली क्या है कि फिनेंशियल जो लिटरेसी है वह बहुत ज़रूरी है, और इंश्योरेंस कंपनी फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा खासा काम करता है। और इसके रास्ते में काफ़ी सारी जोखिमें आती है, इसके बारे में आपको विचार करना है ना। इससे संबंधित आपको नॉलेज गेन करना है। इसके बाद 22 को देखिएगा बीमा कवरेज के विस्तार में सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका। सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका किस तरह से पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज दोनों मिल करके किस तरह से भारत का जो छूटा हुआ एरिया है वहाँ पर जा कर के लोगों को बीमित कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग बीमा के क्षेत्र में आएंगे उतना ज़्यादा वो फिनेंशियली लिटरेट होंगे, उतना ज़्यादा वो फिनेंशियल इंक्लूजन में उनकी भागीदारिता बढ़ेगी। और जितना जो लोग फिनेंशियली इंक्लूडेड होंगे उतना ज़्यादा वह देश विकसित भी होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इस पर आपको विचार देने हैं। इसके बाद 23 को देखिएगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा का भविष्य। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात पब्लिक सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज का क्या फ्यूचर है। दरअसल पब्लिक सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनीज है इसके पास काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। सरकार अभी तक नियंत्रित कर रही है, हालांकि कहा जाए तो क्या है कि ये इन सभी जो पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको फ्रीडम प्राप्त हुआ है
है ना, सरकार का जो बंदिश है, सरकार का जो कंट्रोल है वो बहुत हद तक घटा है ना। बाय द वे हम लोग देखिएगा 24th पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो 24th है फिनटेक का भारत के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों पर प्रभाव, है ना। इसका क्या प्रभाव पड़ा है इस पर आपको विचार करना है। इसके बाद 25th को देखिएगा माइक्रो बीमा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इस पर आपको अपना विचार देना है। इसके बाद फिर देखिए भारत में बीमा क्षेत्र के निजीकरण के फायदे और नुकसान, ठीक है। देखिएगा कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी सारे हैं इंडिया में, LIC तो सबसे बड़ा है, और उसका यदि निजीकरण किया जाए 100% निजीकृत कर दिया जाए तो इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वित्तीय समावेशन में बीमा की भूमिका, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि फिनेंशियल इंक्लूजन में इंश्योरेंस कंपनीज का काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है इसके बारे में आपको जानकारी रख करके निबंध लिखना है। 28वां देखिएगा भारत में बीमा विस्तार, किस तरह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भारत में हो रहा है, और पेनिट्रेशन के प्रोसेस में किस तरह की चुनौतियाँ आ रही है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है, इसके बारे में आपको इस पर निबंध लिखने हैं। बीमा उद्योग में डिजिटलीकरण का महत्व, डिजिटलाइजेशन ऑब्वियसली काफ़ी महत्व है बीमा उद्योग में, अर्थात इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन, दुनिया डिजिटल हो रही है। यदि इंश्योरेंस कंपनीज डिजिटल नहीं हो तो मुश्किल है, वह अपना बिजनेस अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसके बाद 30th को देखिएगा भारत में फसल बीमा योजनाओं के फायदे और नुकसान, इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको निबंध लिखना है। आपदा प्रबंधन में बीमा की भूमिका, इंश्योरेंस कंपनीज का क्या रोल होता है ये आपदा प्रबंधन में, है ना, इस पर आपको विचार देने हैं। बीमा उद्योग पर सोशल मीडिया का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपयोग आधारित बीमा के पक्ष और विपक्ष में आपके तर्क क्या होंगे, इस पर आपको लिखना। आयुष्मान भारत अर्थात मोदी केयर जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पक्ष और विपक्ष और दक्षता, ठीक है, इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको इस पर निबंध लिखना है। देखिएगा फ्रेंड कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो देखिएगा कि कीवर्ड्स मेरा कौन कौन सा यहाँ पर बन रहा है। जैसे एक तो आयुष्मान भारत हो गया या मोदी केयर हो गया, एक यहाँ पर की फ्रेज हो गया। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ये दो जो कीवर्ड्स हैं, इन दो कीवर्ड्स पर आपको अपना पक्ष और विपक्ष के बारे में आपको लिखना है और दक्षता के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके आपको निबंध को डील करना है, नहीं तो फिर निबंध क्या होगा, विषय से विषयांतर हो जाएगा, तब मुश्किल होगा। 35th को देखिएगा मोदी केयर, भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल का वादा किया। इसके लिए इस पर आपको अपना विचार देना है। बैंक इंश्योरेंस बीमा विकास के लिए वरदान है, कैसे इसको लेकर के आपको अपना पक्ष रखना है ना। बैंक इंश्योरेंस जब बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करना चाहती है, कोलैबोरेशन में दोनों ही काम हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। इसके बाद देखिएगा कैशलेस बीमा और इसका प्रोत्साहन। देखिएगा हम लोगों का जो इकोनॉमी वो तो लगभग कैशलेस हो गई है। UPI देखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है। देश और विदेश में भी कई सारे देशों ने इसको अपनाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, ताकि उनकी भी इकोनॉमी कैशलेस बन सके। कैशलेस अगर इकोनॉमी होती है तब उस देश का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। इस लोगों ने, पूरे विश्व ने इस बात को जाना है। ये फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैशलेस का होना इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 38th को देखिएगा ग्रामीण भारत द्वारा सामने की जाने वाली चिकित्सा समस्याएं, एक कॉमन सा ये टॉपिक है। इसके बाद देखिएगा पेशेवर जीवन में स्वस्थ जीवन शैली इम्पॉर्टेंट है। सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इस पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद फिर देखिए वित्तीय समावेशन, है ना, फिनेंशियल इंक्लूजन पर आपको एक जर्नलिस्टिक व्यू डेवलप कर लेना है। इसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन और भारत, इस तरह के जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं जर्नलिस्टिक इन नेचर है ना। इस पर भी आपको
निबंध तैयार करके रखने हैं, ऐसे भी आपके निबंध एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 33% महिला आरक्षण, भारत में डिजिटल क्रांति। इसके बाद देखिए कैशलेस अर्थव्यवस्था, भारत में बढ़ता प्रदूषण, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, भारत में बढ़ता पर्यटन, साइबर सुरक्षा। लेकिन फ्रेंड, जितनी भी यहाँ पर मैंने ऐसे के टॉपिक्स सुझाए हैं आप लोगों के को, उन सभी टॉपिक्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऊपर जो मैंने 35 के करीब जो इंश्योरेंस से संबंधित मैंने जो टॉपिक्स सुझाए हैं वे अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अति संभावित वे प्रश्न हैं, उस पर आपको नॉलेज गेन करना है। जनरलिस्टिक नेचर वाले जितने भी ऐसे के टॉपिक्स हैं उस पर तो आप तो लिख ही दीजिएगा, है ना। तो फ्रेंड, देखा आपने कि 50 जो शीर्षक निबंध पर आधारित है वे कौन कौन है। आशा करते हैं आप सभी पर अच्छी तरह से प्रयास कर लेंगे, नॉलेज ज़रूर गेन करिएगा। बिना नॉलेज का आप 150 शब्दों में कॉम्पैक्ट तरीके से आप निबंध को नहीं लिख सकते हैं। आप कंप्यूटर पर ही टाइप करके 150 शब्दों में निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, इस परीक्षा के लिए NICL हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20 सेक्शन वाइज है हिंदी मॉक्स विथ इवैल्यूएशन, जिसमें कि 5 ऐसे के मॉक्स मिलेंगे, 5 प्रेसे के मॉक्स मिलेंगे, 5 लेटर के मॉक्स मिलेंगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन के मॉक्स मिलेंगे। वो भी आपको मूल्यांकन प्राप्त होगा, 24 घंटे में आपको मूल्यांकन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 5 फुल लेंथ मॉक्स भी आपको प्राप्त हो रहा है पेपर 6 के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको रिपोर्ट कार्ड प्राप्त होगा और नोट्स भी इसके साथ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे पर नोट्स आपको मिलेगा, प्रेसी पर, कॉम्प्रिहेंशन और राजभाषा एक्ट, राजभाषा अधिनियम पर और ट्रांसलेशन पर भी आपको नोट्स प्राप्त होने वाले हैं। और इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र 999 रुपये में प्राप्त हो रहे हैं। आप इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जा कर के आप डिटेल में आप इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें कि कालांतर में मैं उसमें कंटेंट को देते चला जाऊँगा। जैसे कि प्रेसी देखिएगा, यहाँ पर प्रेसी के लिए अभी मैंने यहाँ पर मॉक्स नहीं डाले हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ही दिनों में जहाँ पर भी कुछ छूटा हुआ है कंटेंट वो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए टेक्निकल टर्म्स में इतने सारे आपको यहाँ पर कंटेंट मिल गए, हिंदी एसेज इतने सारे आपको प्राप्त हो गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यह जो कोर्स है NICL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स आप लोगों के लिए है। आप ज़रूर लिंक को फॉलो करिएगा और इस कोर्स की क्वालिटी को देखते हुए आप इसका फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहां पर हम लोग काफ़ी विस्तार से कुछ अन्य सेक्शन को लेकर के बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।